हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है, हमने पिछले लेक्चर में पहले पढ़ा कि गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, एनर्जी चेंज के बारे में, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ी। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जो है वो कैसे निकाल सकते हैं हम। जैसे हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकाली थी, उसी तरह से स्टैंडर्ड क्या निकालेंगे, फ्री एनर्जी चेंज निकालेंगे। ठीक है। सो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज वो होता है जिसको हम मेज़र करते हैं एट टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे। ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट, एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस नॉट, एंट्रोपी क्या होगी, स्टैंडर्ड होगी। ठीक है। स्टैंडर्ड क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, कोई किसी कंडीशन में कर रहा है, कोई किसी कंडीशन में कर रहा है, तो उस एक रिएक्शन के लिए सबके डेल्टा जी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो इसको कैसे मानेंगे फिर किसका सही है। तो उसको करने के लिए हमने कंडीशन लगा दी कि इस टेम्परेचर और प्रेशर पे उस रिएक्शन को करो, फिर जो डेल्टा जी आएगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। ठीक है। फिर चाहे तुम किसी भी जगह पे करो, किसी भी टाइम करो, वो क्या आएगी, वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है। अब मान लो ये तो है एक फॉर्मूला स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालने का, इसको याद कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है। दूसरा है कि अगर एक रिएक्शन दी है A+2B गिव राइज टू 2C+3D। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालते थे वैसे ही फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे हम, किसका, प्रोडक्ट्स का। ये इन दोनों के प्रोडक्ट्स को प्लस करके, उसी तरह से डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन किसका, रिएक्टेंट्स का, इन दोनों के डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन को सम करके। ठीक है। एग्जाम्पल ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर लग जाएगा पता। ये रिएक्शन हमें दी है I2 सॉलिड प्लस H2S गैस। ठीक है। कन्वर्टेड इनटू 2HI गैसियस फॉर्म में, और सल्फर जो है सॉलिड फॉर्म में। डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन HI का दिया है हमारे पास 1.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है। और डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन हमारे पास H2S का भी दिया हुआ है 30 किलो जूल पर मोल। तो इसकी हमें इन दोनों का तो दिया है, बट इन दो का तो दिया नहीं है डेल्टा जी नॉट। तो हमेशा याद रखना कि जो स्टैंडर्ड डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन है एलिमेंट्स का, जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में मिलते हैं हमें, जो कि हमें कॉमनली जिस स्टेट में हमें मिलते हैं, उनका डेल्टा जी क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे कि O2 गैसियस फॉर्म में मिलता है तो उसका डेल्टा जी क्या होगा, ज़ीरो होगा। N2 भी गैसियस फॉर्म में मिलता है हमें, तो उसका डेल्टा जी भी जीरो होगा। H2 भी, क्लोरीन, बट ब्रोमीन जो है Br2 जो है गैसियस फॉर्म में लेंगे तो जीरो नहीं होगा, लिक्विड फॉर्म में लेंगे तब जीरो होगा। क्यों, क्योंकि वो जो है हमें कॉमनली लिक्विड फॉर्म में मिलती है ब्रोमीन। ठीक है। I2 सॉलिड, वो उसका डेल्टा जी जीरो होगा। तो यहाँ पे जो सल्फर और I2 है ये क्या है कि ये कॉमनली इसी स्टेट में हमें मिलते हैं, तो इनका डेल्टा जी क्या है, जीरो। अगर आपके पास सिर्फ ऐसा किया हो कि एक का दिया हो और एक रिएक्टेंट का ना दिया हो, तो मान लो कि वो क्या है, कॉमनली उसी स्टेट में मिलता है और उसका डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन फॉर रिएक्टेंट्स, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। टू टू क्यों लगाया, क्योंकि 2HI है, 2 मोल्स, हमें सिर्फ एक पर मोल का दिया हुआ है, तो हमें 2 मोल्स का चाहिए, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 30। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है। तो डेल्टा जी क्या आ रहा है, नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी जब इसको माइनस करेंगे। ठीक है। अगर हमसे पूछ ले कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो डेल्टा जी क्या, अगर नेगेटिव होता है तो मतलब वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है। अगर पॉजिटिव आता तो नॉन स्पॉन्टेनियस होनी थी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का जो है रिलेशनशिप क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। ठीक है। वैसे तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो है टॉपिक आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि होता क्या है। A+2B इक्विलिब्रियम पे है रिएक्शन 3C+D। ठीक है। क्यों, जो रिएक्शन कोशेंट होता है वो किसके बराबर होता है, C की कंसेंट्रेशन पावर 3, डी कंसेंट्रेशन ऑफ D पावर 1।
ठीक है। ये जो है हम यहाँ पे स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट्स लिखते हैं, जो इनकी वैल्यूज होती है ना, वही उनको हम पावर में लिख देते हैं। एक कंसंट्रेशन ऑफ ए 1, कंसंट्रेशन ऑफ बी 2, ठीक है। और ये जो रिएक्शन कोशेंट है कैन बी डिफाइंड एट एनी स्टेज, हम इसको किसी भी रिएक्शन की किसी भी स्टेज पे डिफाइन कर सकते हैं। ये नहीं कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तभी डिफाइन करना, जब प्रोसेस चल रही है, ए से बी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ए से सी में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अभी स्टार्ट हुई है तो वहां पे भी रिएक्शन कोशेंट निकाल सकते हैं, खत्म होने वाली है तब भी रिएक्शन कोशेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर अगर जो है रिएक्शन कोशेंट को हम इक्विलिब्रियम स्टेज पे डिटरमाइन करें, मेजर करें, तो वो किसके बराबर होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। कैसे? जब रिएक्शन कोशेंट हम इक्विलिब्रियम स्टेज पे मेजर करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम उसी स्टेज पे मेजर करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। जैसे कि ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C3 कंसंट्रेशन ऑफ, अब ये लग तो ऐसा रहा है कि सेम है, बट ये कब हुआ? जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया रिएक्शन ने। और ये कब कब मेजर करते हैं? कभी भी मेजर कर सकते हैं रिएक्शन के बीच में, ठीक है। इसको सिर्फ हम कब मेजर करते हैं? इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो अगर हम रिएक्शन कोशेंट को इक्विलिब्रियम पे मेजर करें तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। तो जो डेल्टा जी है वो होता है किसके बराबर? डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग बेसी की पावर बेसी क्यू रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। अब रिएक्शन ये जो है हमारे पास रिलेशनशिप है डेल्टा जी का विद स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे क्यू क्या हो जाता है? के बराबर, ठीक है। रिएक्शन कोशेंट किसके बराबर हो जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। और डेल्टा जी जो है इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? 0, है ना। क्यों हो जाएगा डेल्टा जी 0 इक्विलिब्रियम पे? जब कोई रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं कर रही है तो ना ही उसमें एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज हो रहा होगा, ना ही उसमें एंथैल्पी चेंज हो रहा होगा, तो डेल्टा जी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, है ना, इक्विलिब्रियम पे। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ए बेसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक है। डेल्टा जी नॉट इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस में, या इसको यहाँ रहने दो, इसको उधर उधर ले जाओ तो ये माइनस आर टी लॉग बेसिक के ई क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। फिर अगर हमें लॉग बेस 10 में लिखना है इसको तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये है हमारा रिलेशनशिप एंड फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपको जनरली जो है इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने ये न्यूमेरिकल है और इसके बेसिस पे जो है आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 298 केल्विन इज 73, और रिएक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस में कन्वर्ट हो रही है प्लस H2 गैसियस, और इक्विलिब्रियम पे है कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस प्लस H2O गैसियस, ठीक है, मतलब वेपर्स फॉर्म में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, और आर की वैल्यू हमें बता रखी है कि ये यूज करनी है। हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है, हमें निकालना क्या है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालना है। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 इंटू आर टी लॉग के, है ना। वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज पुट कर रहे हैं, यहाँ पे आएगी आर की वैल्यू 8.314, ठीक है। मल्टीप्लाई टी क्या है? 298 केल्विन टेम्परेचर, और लॉग के की वैल्यू क्या है? 73, ठीक है। बस इनको कैलकुलेट करो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर इसको साइड में रखें और पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें,
ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है लॉग लॉग की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, लॉग 73 की वैल्यू निकालेंगे तो 8.314। मैथ्स में पढ़ते हो आप, लॉग की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग 73 की वैल्यू होती है 1.8633। ठीक है, जूल पर मोल, इसके यूनिट्स। अब इसको कैलकुलेट करो तो वैल्यू आ जाएगी कुछ 10,10632 जूल पर मोल। और अगर इसको राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10.632 किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो में कन्वर्ट कर दिया माइनस, तो ये हमारे पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई। बस वैल्यूज पुट करो और आंसर्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और बचता है आपका, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। बस इसमें आपको आपके सिलेबस में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन बतानी है कि क्या है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि जो आइडियल परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी एंट्रोपी जीरो लेते हैं। कब? जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, जीरो। ठीक है, मतलब 0 केल्विन पे जो है टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन। यानी कि अगर इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो -273 केल्विन आएगा। ठीक है, तो -273 केल्विन टेम्परेचर तो कभी होता ही नहीं है, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, उसकी रैंडमनेस क्या होगी, आइडियल परफेक्ट क्रिस्टलाइन की 0 होगी। ठीक है, आपको पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस बढ़ जाती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से, तो अगर टेम्परेचर ही 0 केल्विन है तो उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, 0 होगी। बट ये कंडीशन किसके लिए फॉलो हुई, सिर्फ आइडियल परफेक्ट क्रिस्टलाइंस के लिए। ठीक है, आपने पढ़ा सेकंड यूनिट में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की स्टोकियोमेट्री के बारे में, है ना, कि उनके डिफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ा है ना। तो उसमें कुछ इम्परफेक्शंस होती हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अगर इम्परफेक्शंस हैं तो उनकी एंट्रोपी भी चेंज होगी, है ना। सर्टेन एंट्रोपी भी इवन चेंज होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे भी। तो ये एप्लीकेबल नहीं हुआ जनरली, बट ये किसके लिए एप्लीकेबल हुआ, सिर्फ आइडियल और परफेक्ट क्रिस्टल्स फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। ठीक है, जिनमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है उनके लिए ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वैलिड हुआ। ठीक है, सो एप्लीकेशन जो है इसकी वो है कि एंट्रोपी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल सकते हैं सब्सटेंसेस की जब वो रूम टेम्परेचर पे होती हैं। ठीक है, हम पुट करेंगे रूम टेम्परेचर पे और 0 केल्विन पे जो एंट्रोपी होती है, तो 0 केल्विन पे एंट्रोपी तो 0 ही आएगी। तो जो एंट्रोपी होगी हमारी उस रूम टेम्परेचर पे, वही क्या होगी, उसकी स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड नहीं सॉरी एब्सोल्यूट एंट्रोपी होगी उसकी। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे जो एंट्रोपी होगी उसी को हम एप्लीकेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसी के साथ आपका जो है ये यूनिट ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।